नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक बार लाइव हैं उम्मीद की किरण के पेज पर और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से चार्टर्ड कॉमर्स के निदेशक गौतम सावर्ण सर। गौतम सावर्ण एक सीए हैं और मैं बता दूं कि चार्टर्ड कॉमर्स आज की तारीख में एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो बहुत ही निचले लेवल इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से गौतम सावर्ण सर ने मेहनत किया है और जिस तरह से उन्होंने एकदम जमीनी स्तर से शुरुआत की थी इसकी और उसके बाद आज जिस मुकाम पर चार्टर्ड कॉमर्स है वो अपने आप में संघर्ष का जो है एक नमूना है। हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि किस तरह से एक जमीनी आदमी मेहनत करके अपने काम को ऊंचाई के लेवल तक पहुंचा सकता है। तो ये इसके साक्षात हमारे पास उदाहरण है हमारे सामने गौतम सावर्ण सर। और मैं बता दूं कि चार्टर्ड कॉमर्स जो है वो पटना में है और जितने जितने ही कम संख्या में यहाँ पे गौतम सावर्ण सर ने स्टूडेंट के साथ पढ़ाई शुरू की थी, आज उससे कई गुना ज्यादा स्टूडेंट्स आज उन्होंने हमारे देश को एक सीए एक सीएस के रूप में दिया है और कई और भी अलग अलग क्षेत्रों में इनके स्टूडेंट्स जो है आज काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम सावंत सर पटना से, मैं बता दूं कि ये पूर्णिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में पटना में रह रहे हैं। तो मैं अपने उम्मीद की किरण के प्लेटफॉर्म पर गौतम सावर्ण सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और चाहूंगी कि गौतम सावर्ण सर जो हैं वो अपना माइक और कैमरा ऑन करें और सीधे तौर पर हमारे साथियों के साथ जुड़ें और अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है सर हमारे उम्मीद की किरण के चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पर। मैं गरिमा और विशा कोसी की धरती से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू गरिमा। थैंक यू। सर जैसा कि मैंने अभी अपने साथियों को, हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, तो मैंने अभी आपका संक्षिप्त परिचय दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप स्वयं अपने स्तर से अपने बारे में हमारे साथियों को बताएं कि आपने कैसे चार्टर्ड कॉमर्स की शुरुआत की और आप कहां से बिलोंग करते हैं। जी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है और मैं किसान का बेटा हूँ और ये हम लोगों 99 में पूर्णिया से मैं पास आउट हूँ। पूर्णिया के डॉन बॉस्को स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर 2 साल की पढ़ाई हमारा पटना से हुआ है। तो मेरा 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड था और कैपिटल के दिक्कत के कारण मैं साइंस में इंटरेस्ट रखने के बावजूद भी मेडिकल लाइन से जाना था हमें, लेकिन नहीं जा पाया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉमर्स की तरफ बढ़ा, कॉमर्स में सीए का कोर्स को चुना। बहुत लोगों को देखा कि कॉमर्स में कम खर्चे में पढ़ाई किया जा सकता है। तो फिर उसी दरमियान में कुछ मित्र लोग मिले, कुछ सीनियर लोग मिले, तो उसी से मैं पढ़ाई लिखाई अपना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे उसी में कॉमर्स लाइन में आगे बढ़ते चला गया। तो 3 साल पटना में रहने के बाद फिर मैं दिल्ली की ओर चला गया। दिल्ली में अपना पढ़ाई किया, तो क्योड़ीमल कॉलेज से हमारा ग्रेजुएशन भी हुआ है और फिर मैं वहीं पे दिल्ली में अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, फिर सीए की पढ़ाई को जारी रखा। उसी दौरान जो है हमें ट्यूशन पढ़ाने की, क्योंकि पास में पैसे तो होते नहीं थे, तो पॉकेट मनी कहाँ से चाहिए अपना खर्चा निकालने के लिए हम पार्ट टाइम में ट्यूशन दिया करते थे। तो ट्यूशन देते देते हमारा पढ़ाने का जो है स्टेमिना थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला गया, बच्चे पसंद करने लगे। फिर हम लोग दिल्ली गए, तो दिल्ली में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के दौरान पार्ट टाइम में वहां भी हमने ट्यूशन को दिया और वहां से भी कुछ पैसे अर्निंग किया, जिससे कि हमारा अपना खर्चा पानी चलता रहता था। फिर धीरे धीरे हमारी रुचि जो है पढ़ाने में बहुत ज्यादा होने लगा और वहां भी देखे कि बहुत बड़े बड़े स्टार टीचर हैं जो कि 700-800 के स्टूडेंट के बीच में सीए लोग को पढ़ाते हैं और एक ऑडिटोरियम में उनकी पढ़ाई होती थी। तो मैंने भी वो सपना देखने लगा कि जब दिल्ली में ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उसी सपना को लेते हुए हमने पटना की तरफ कूच किया। मैंने 2 साल उसी दौरान में लास्ट में 2007 के आसपास 6 से 9 के आसपास में मैंने जॉब भी किया जबलपुर में। मैं दैनिक भास्कर में ऑडिटर भी कुछ दिन रहा, 2 साल लगभग। फिर उसके बाद पटना शिफ्ट किया। तो स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट तो थे नहीं, तो मैंने यहाँ अपने पुराने कुछ दोस्तों से कांटेक्ट किया। फिर उसी दौरान कुछ दोस्तों ने कुछ कुछ बच्चे हमारे को दिए और जैसे यहाँ विमेंस कॉलेजेस हैं या और भी स्कूल्स के बच्चे हैं जो आफ्टर 10th 11th 12th के बच्चे हैं, कुछ सीए के बच्चे थे। और उसी दौरान
थोड़ा बहुत मेरे पास बच्चे आए। टोटल में हमारे पास स्टार्ट तो मैंने 3-4 बच्चे से ही किया था, लेकिन 1-1.5 महीने में ही 27 बच्चे हमारे पास आ गए। फर्स्ट ईयर में 2009 की बात है। तो मैंने 2009 में सितंबर महीने में दिल्ली से वापस आया था पटना। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में पार्ट टाइम में ज्वाइन भी किया था ऑडिटर के तौर पे। तो उनका लेखा जोखा मैं देखता था, और जो सैलरी हमारी दैनिक भास्कर में ज्यादा थी, लेकिन चूंकि यहाँ पार्ट टाइम में काम करने की वजह से हमारी सैलरी भी कम थी। लेकिन स्टार्टिंग में तो कम ही था, लेकिन हमें तो अपना कैरियर को पढ़ाने में, टीचिंग में इंटरेस्ट था, जिस कारण से हम टीचिंग की और बढ़ते गए तो 27 बच्चा टोटल हमारे पास था। टोटल स्टार्टिंग में 2009 की बात है। तो उस साल हमने पटना यूनिवर्सिटी का वाणिज्य महाविद्यालय का टॉपर दिया, बीकॉम पार्ट थर्ड का, असीम उज्ज्वल नाम है उसका। और फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी जो तिलक मांझी यूनिवर्सिटी है, वहां से रैंक 4 दिया। और मगध यूनिवर्सिटी हुआ करता था उस समय, अभी भी मगध यूनिवर्सिटी है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी से ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अब बन चुकी है। तो मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे थे, मनीष कुमार नाम था उनका, जो रैंक 7 था। तो 27 बच्चे में 3 बच्चे को हमने रैंक दिलाया उस साल। तो चूंकि हमारे पास भी बहुत ज्यादा काम था नहीं, एक सिंपल सा स्कूटर था, वो भी किसी रिलेटिव का ही था, मेरा कुछ था नहीं। और उसी स्कूटर से हम बच्चों के घर भी जाते थे देखने के लिए ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता था, या कुछ बच्चे लॉज में रहते थे बॉयज लोग, तो उनके यहाँ भी जाते थे। और वहीं पे उनके यहाँ खाना पीना खा के शाम में देर लेट नाइट तक पढ़ाते थे, 10 बजे 11 बजे की इसका कहाँ पे क्या दिक्कत है, परेशानी है। तो इसी का नतीजा हुआ कि उनमें से 27 में से मैक्सिमम बच्चे ने 90% प्लस स्कोर किया, और 3 बच्चे का रैंक आ गया। तो जैसे ही रैंक आया तो मेरे पास बच्चों की भी जो है संख्या बढ़ना स्टार्ट किया। 1 से 1.5 साल जाते जाते मेरे पास लगभग 700 बच्चे के आसपास हो गए। तो स्टार्टिंग में मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं, तो मैं खुद का भी अपना सेटअप तैयार नहीं किया था। तो एक जान पहचान में ही आईटी इंजीनियर थे, तो वो आईटी का इंस्टीट्यूट चलाते थे। तो उनका ही एक रूम सेटअप खाली था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो हमें वो प्रोवाइड किए थे। तो बदले में कुछ अमाउंट हम लोग देते थे उनको। जस्ट एक रेशियो चलता था, जो भी बच्चे का फीस आया तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनको दे देना है, उनके रेंट का, बिजली का। फिर देखते देखते 700-750 बच्चे हो गए, तो अब हमें बड़ा सा स्पेस लेना था। तो फिर उसी जगह पे पटना में ही एक ब्रांच से हमने स्टार्ट किया, एक स्पेस लिया, और 2 साल 2.5 साल वहां पे चला। तो स्टार्टिंग में तो ज्यादा स्टाफ नहीं थे, मैं खुद था, और समझिए मैं ऑनर भी था, प्यून भी था, सब कुछ तो मैं ही था, खुद था, खुद से काम करना, खुद से ताला खोलना, सब कुछ सारा चीज, और खुद से बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाने की रुचि हमें स्टार्टिंग से ही लग चुका था। स्टार्टिंग में जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, तो उस समय भी मैथ्स में मेरा स्ट्रांग होने की वजह से, तो हमारे टीचर क्या करते थे कि जो अदर बच्चे थे जो कि बाद में ज्वाइन किया, तो उनको बोलते थे थोड़ा इसको देखो कहाँ प्रॉब्लम है। तो इंटरेस्ट मेरा 9th-10th से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था इस पढ़ाने से रिलेटेड। तो फिर वापस मैं आता हूँ, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो फिर 1-2 स्टाफ से मैं ज्वाइन भी करवाया, फिर धीरे धीरे बड़ा करते करते तो आज हमारे पास टोटल पटना में 5 ब्रांचेज हैं। और ये टीम ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट के मामले में हर साल हम लोग 4,000-4,500 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। और हम लोग जो पढ़ाई करवाते हैं वो 10th से ऊपर 11th-12th कॉमर्स की पढ़ाई, फिर बीकॉम की पढ़ाई, बीबीए की, और सीए से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोर्स होता है, उसका 3 लेवल होता है, सीए फाउंडेशंस और आईपीसीसी एंड सीए फाइनल। फिर कंपनी सेक्रेटरी का उसका भी 3 लेवल है, फाउंडेशन जिसका नाम चेंज होते रहता है, सी सेट हो गया अभी। फिर उसके बाद सेकंड लेवल है प्रोफेशनल है, फिर फाइनल है। और एक तीसरा कोर्स है सीएमए का। तो सीएमए का भी फाउंडेशन एंड सेकंड लेवल को इंटरमीडिएट बोलते हैं, थर्ड लेवल को फाइनल बोलते हैं। ये सारे कोर्स हम लोग करवाते हैं। अभी अपना टीम में टोटल जो है 40 फैकल्टी का टीम जुड़ चुके हैं पूरे पटना से, या अदर अदर कुछ दिल्ली के भी फैकल्टीज हैं, कुछ कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैथ्स का सिलेबस पढ़ाने के लिए इंजीनियर्स। तो और इनके सपोर्टिंग के लिए टोटल आपका 50-52 एम्प्लॉयज हैं। टोटल हमारा 92-95 एम्प्लॉयज का परिवार है, और यही मिलके चार्टर्ड कॉमर्स को गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल हम लोग इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में लगभग 35 से लेके 40 स्टूडेंट्स को भेजते हैं, जिसका कि स्कोर 95 से भी एबव रहता है +2 में। तो इसी तरह से धीरे धीरे रिजल्ट भी अच्छा हुआ, और हमारा नाम जो है बढ़ते गया, फैलते गया, और कब कैसे यहाँ तक पहुंच गए पता भी नहीं चला।
तो यही सब है हमारा गरिमा जी। जी। सर अभी तक जहाँ तक मुझे पता है तो बिहार के अलावा आप लोग कई और राज्यों को भी देख रहे हैं और कई अलग बोर्ड्स में भी आप लोग देख रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जैसे देखिए हमारा कुछ पार्टनरशिप में दिल्ली में भी सेंटर है। वहाँ पे भी एक सेंटर है हमारा जो पार्टनरशिप में हमारे दोस्त लोग भी चलाते हैं वहाँ पे। और पहले जब मैं दिल्ली में रहता था तो वहाँ पे कंटिन्यू किया था उसको, तो वहाँ का ब्रांच वो लोग संभालते हैं। और फिर आगे और भी जैसे रांची में खोलने का प्लानिंग था कोरोना से पहले, हम लोग 2019 में लगभग 3 से 4 ब्रांचेस खोलने की बात चली थी। लेकिन कोरोना के कारण फिर हम लोग रुक गए, तो 1.5 साल से डिस्टर्ब हैं जो कोरोना में, जिस कारण से हमारा ब्रांच फैला नहीं पाया। एक हमने दरभंगा में भी दिया है, दरभंगा में भी हमारा ब्रांचेज है। और फिर नियर फ्यूचर में हम लोग बिहार के भी और भी कुछ स्टेट में आएंगे, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है। सर हमें फ्रेंचाइजी दे दीजिए, फ्रेंचाइजी दे दीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग फ्रेंचाइजी बांटना शुरू नहीं किए थे और खुद का ही सारा ब्रांच अपना स्टैब्लिश किए थे। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ और लोगों को इससे जोड़ा जाए, जिससे कि नए नए युवक जोड़ेंगे, जिस उनका भी रोजगार बढ़ेगा और उद्योग अपना धन उद्योग करना चालू करेंगे। तो बहुत सारे युवक हमारे से कांटेक्ट में हैं। तो हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म बनाया भी है, परफॉर्मा बनाया है, जिसको कि कोरोना के कंप्लीट रूप से कोरोना खत्म होने के बाद उसको हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। जैसे गया से ही कुछ हमारे मित्र लोग हैं जिनके कांटेक्ट के कुछ आदमी थे, तो वो भी चार्टर अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि सर एक ब्रांच गया में आप खोलिए, या तो खुद खोलिए या हमें फ्रेंचाइजी दे दीजिए। एक भागलपुर से डिमांड है, पूर्णिया से डिमांड है, फिर दरभंगा में तो मैंने खोला ही खोला है, गोपालगंज से डिमांड है, छपरा से डिमांड है। तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी डिमांड है कि सर या तो आप अपना ब्रांच इधर डालिए या फिर हमें फ्रेंचाइजी दीजिए। फिर रांची, जमशेदपुर यहाँ से डिमांड है, बनारस से डिमांडेड है। तो हम लोगों ने प्लानिंग भी किया था कि रांची वगैरह में खोला जाएगा, लेकिन तब तक कोरोना में हम लोग अस्थिर हो गए हैं। फिर कोरोना कंप्लीट रूप से खत्म होगा तो फिर इसमें प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। सर जब आप फ्रेंचाइजी देना शुरू करेंगे तो फिर मैं चाहूंगी कि हमारे मधेपुरा के लिए भी आप सोचें, क्योंकि हमारे मधेपुरा की स्थिति जैसा कि आप भी जान रहे होंगे, तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इस कारण से कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। एक दो टीचर हैं भी तो वो बहुत पुराने ढर्रे पे जो चलते आ रहे हैं और वो लगभग बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर चार्टर्ड कॉमर्स यहाँ भी अपना फ्रेंचाइजी देता है या ब्रांच खोलता है तो मधेपुरा के लिए ये किसी सौभाग्य से कम नहीं होगा। और सर अब तक का आपका जो सफर रहा वो तो सब ठीक है, लेकिन जब से कोरोना की मार शुरू हुई है तब से आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया है? मैंने लगातार देखा जी। है कि जब प्राइवेट कोचिंग संस्थान और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से एक मुहिम छेड़ी तो मैंने आपका भी और आपकी कोचिंग का भी एक बड़ा योगदान देखा है। तो आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कोरोना का 2 पीरियड जी बीत चुका है। बिल्कुल जी। बिल्कुल गरिमा जी। जैसा कि आपने कहा कि स्कूल्स एसोसिएशन, तो कोचिंग का भी हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत नाम दिया है, लेकिन भारत के लोग तो अभी उसमें जुड़े नहीं हैं, बिहार के लोग ही जुड़े हैं। तो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत कह लीजिए या कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार कह लीजिए, उसमें मेरी भी भूमिका रहती है, लेकिन मैं पर्दे के पीछे से रहता हूँ। फ्रंट में चूंकि हमें लीडर तो बनना है नहीं, हम तो शिक्षक हैं, शिक्षक ही रहना है। तो हमारे काफी उसमें मित्र लोग हैं जो कि एक्टिव भी हैं। और जब भी कभी सहयोग होता है तो उसमें हम हमारा डिसीजन या कुछ डिसीजन लेना हो या कुछ काम हो या फिर शिक्षा मंत्री से मीटिंग करना हो या कहीं भी, तो हम लोग साथ में रहते हैं, साथ जाते हैं। तो देखिए एसोसिएशन हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि शिक्षा में, खासकर कोचिंग में, आज तक कहीं से भी कोई भी एसोसिएशन अभी तक नहीं था, जिसका खामियाजा हम लोगों ने इस बार कोरोना काल में देखा। क्योंकि जब तक एसोसिएशन नहीं होती है, गवर्नमेंट उनकी बात सुनती नहीं है। यहाँ पे मैं हम लोग देखते हैं कि ठेला वाला हो कि रिक्शा वाला हो, सबकी कुछ ना कुछ एसोसिएशन होती है। और उस संगठन के द्वारा अगर एकत्र लोग एक साथ जाते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए जितने भी शिक्षकगण, प्राइवेट कोचिंग वाले, प्राइवेट ट्यूशंस वाले थे, तो सबका एक जमावड़ा हुआ, एक मीटिंग हुई और हम लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम कैब है, और उसको रजिस्टर्ड भी करवाया। इसका बाजाप्ता हमारा ऑफिस है, पटना के कंकरबाग में इसकी ऑफिस भी है।
और अब जो है कि हम लोगों की बात गवर्नमेंट सुनती भी है और हम लोगों से बात भी करती है। इसी दौरान पिछले साल जैसे कि आप कह रही हैं कि 1.5 साल, तो 1.5 साल नहीं, इसको देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है, क्योंकि 2019 में लगभग दशहरा सब के आसपास, अक्टूबर सब के आसपास पटना में बहुत तेज बारिश हुई थी। तो बारिश के कारण पूरा पटना जलमग्न हो गया था और पटना समझिए बारिश के कारण बाढ़ जैसा स्थिति था। तो पटना में तो नॉर्मली बाढ़ नहीं आती है, लेकिन बारिश का इंटरनल बहाव नहीं होने के कारण पानी बहुत जमा हो गया था, जिसके की कारण की पटना को बहुत क्षति भी हुआ। और उसी समय से कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। देखिए, दो तरह की बातें होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे स्कूल्स हैं, जैसे एफिलेटेड स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में बच्चे ऑनलाइन क्लास करे या ना करे, तो उनको सर्टिफिकेट लेना है, तो वहां पे बच्चे कम या ज्यादा करके या फिर लेट सेट फीस तो दे ही देंगे। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बच्चे अगर आपके यहाँ आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको फीस देंगे, तो उसी फीस से हमारा सारा सिस्टम चलता है। स्टाफ का पेमेंट, टीचर्स का पेमेंट, बिजली बिल का पेमेंट, मकान मालिक का किराया। लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोग काफी क्षतिग्रस्त में हैं। और पहले तो स्टार्टिंग में अंदाजा ही नहीं लगा कि कितना दिन रहेगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी या और भी जो लोकल गवर्नमेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके लॉकडाउन लगाया। और लाइफ में पहली बार कोरोना देखने के बावजूद तो अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना लंबा टाइम तक रहेगा। हम लोगों को लगा कि बहुत होगा, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह नहीं तो 3 सप्ताह। तो 2020 में जब हम लोगों ने पूरी पूरी तैयारी कर लिया था न्यू सेशन का, कि मार्च में होली के बाद नया सेशन स्टार्ट करेंगे और फिर सारे बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसी समय अचानक कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो गया। तो समझिए हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाया और लगा कि 1 महीना 1.5 महीना करते 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 हो जाएगा। तो शुरू में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए भी एक्टिव मोड में नहीं थे, तो शुरुआत दौर में हम लोग ऑनलाइन क्लास भी नहीं करा पाए। फिर जैसे जैसे समय बीतते गया, परेशानी होते चला गया, तो फिर हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन करना ही एक विकल्प है, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा डिमांड आता था कि सर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि ऑनलाइन के द्वारा डिजिटल माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट भी किया, लेकिन होता क्या है कि गांव परिवेश में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जहां नेट नहीं है, या बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तरह तरह की असुविधा होने के कारण तो सारे बच्चे 100% बच्चे हम लोगों से जुड़ नहीं पाया। मुश्किल से समझिए जो 15 से 20% बच्चे ही हमारे पास नेट के माध्यम से जुड़ पाया, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस भी किया। और काफी मुश्किलें हुई, क्योंकि सब बहुत सारे गार्जियंस का नौकरी चला गया, फिर बिजनेस करते थे तो बिजनेस चला गया। तो आर्थिक गार्जियन का अगर तंगी होगा तो वो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे, फी कहाँ से पेमेंट करेंगे। अब जिसके पास हमारा 10,000 फी बाकी है, ड्यूज है, वो 1,000 रुपया देंगे, 2,000 रुपया देंगे, 1,500 देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पेमेंट तो आया, लेकिन उतना सा पेमेंट से बहुत कुछ नहीं हो पाया। किसी तरह से ऑक्सीजन लाइक समझिए हम लोगों का जैसे तैसे। अब जैसे हमारे पास चुनौती था, मकान मालिक को भी किराया देना है, बिजली का बिल देना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, टीचर्स को पेमेंट करना है, तो कहाँ से करें। तो अब रास्ता मेरे पास था, या तो हम सारे एम्प्लॉयज को हटा दें। तो अगर हम सारे एम्प्लॉयज को हटा देते हैं, तो जो हमारा सिपाही हैं, जो हमारे समझिए मैनेजर्स हैं, अगर हम उनको हटा देते हैं तो उनके बाल बच्चे कैसे खाएंगे, उनका परवरिश कैसे होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ सेविंग, इतने सालों से जो सेविंग किया हुआ था, तो उस सेविंग से निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों को भी देना, और किसी तरह जैसे तैसे हम लोग 1 साल खींचे। फिर लगा कि 2021 में जो है स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में, लेकिन 21 में भी फिर से कोरोना आ गया। तो समझिए हम लोगों का जितना भी सेविंग्स था, तो सारे के सारे सेविंग्स तो खत्म हो गया, सारे के सारे सेविंग्स तो खत्म हो गया। और फिर उसके बाद जो है कैसे हम लोग 2021 चलाएंगे, और ये हमारे पास चुनौती था। और समझिए किसी तरह हम लोग डिजिटल तो चलाएं, लेकिन डिजिटल चलाने के बावजूद भी अब बहुत सारा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन रिस्पांस नहीं मिलने के कारण वही 15 से 20% स्टूडेंट ही हमारे पास आ पाए। और फिर जैसे तैसे मान लीजिए खींचतान के किसी तरह से चल रहा है, अभी भी चला ही रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमारी बात सुनेंगे, और जैसा कि आश्वासन गवर्नमेंट ने दिया है, अगस्त के सेकेंड वीक से 9-10 के स्कूल्स भी खुल जाएंगे, और 9-10 से जो ऊपर के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको भी खोलने का उन्होंने
डिसीजन दिया है। औपचारिक रूप से अभी तो पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ जो बातचीत के दौरान ये बताया है कि खुलने की संभावना है, आप लोग इंतजार करिए और जो भी कोविड का नॉर्म्स है उसको पालन करिएगा। तो हमें बस इसी उम्मीद पे धीरे धीरे खींचते खींचते अभी तक का हो गया। दिक्कत सिक्कत सारे एम्प्लॉयज लोग, टीचर लोग, हम लोग भी काफी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं ऑनलाइन से पढ़ते पढ़ते। ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे सही से समझ नहीं पाते हैं, खासकर प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को समझाना, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या फिर अकाउंट्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब को समझाना फेस टू फेस ज्यादा आसान होती है। और बिहार में डिजिटल में समझिए 100% तो नहीं, 10 से 15% ही सक्सेस है। 100% डिजिटल बिहार में सक्सेस भी नहीं। जी गरिमा। सर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है कि सरकार ने अभी लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ को बंद कर दिया। कई सारे रोजगार जो हैं वो चले गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे चले गए हैं, टीचर्स तो एकदम किसी काम के ही नहीं रहे हैं। और लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक भी किया और अलग अलग विधाओं में अलग अलग क्लासेज के जब फॉर्म्स भरे जाते हैं या एग्जाम्स होते हैं, तो जो सरकार के का जो ये कहेंगे कि अगर फॉर्म फिलअप करने का जो उनका चार्ज होता है वो सरकार लेती ही है। तो अगर हम मान ले कि जैसे आपके यहाँ कोई प्राइवेट टीचर है या किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो जब उनके पास नौकरी ही नहीं है तो फिर वो वहां पे कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे उनका फॉर्म फिलअप करवा पाएंगे। एक तो घर चलाना लोगों के लिए अब एक परेशानी का सबब बन गया है, और ऊपर से बच्चों की शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं भी देते हैं तो फिर आगे का जो भविष्य है वो बिल्कुल चौपट नजर आता है। तो इस सब की खाना पूर्ति कैसे होगी, इस सब को कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या कोई ऐसा प्लान है जिसपे सरकार काम करे, या हम लोग अपने स्तर से उसको कुछ इनिशिएट कर सकें जिससे कि सब चीजों को मैनेज किया जा सके? देखिए गरिमा, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि सरकार इसके लिए क्या करेंगे। देखिए सरकार भी अपने स्तर पे मेहनत तो कर रही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार मेहनत नहीं कर रही है। लेकिन उसके नीचे जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी लोग हैं, वो भी अपना ड्यूटी को अगर सही तरीके से पालन करें तो बहुत हद तक इसको भरपाई किया जा सकता है। अब कोरोना एक ऐसा महामारी है जिसमें सरकार भी कोई बिना बंद किए तो कोई एक्शन ले ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं कि लॉकडाउन नहीं लगे। लेकिन इसमें बहुत सारा क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, बहुत का रोजगार चला गया, बिजनेस चला गया, तो वो कहाँ से कमाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आग्रह रहेगा बिहार सरकार से, जो इस पे ध्यान देते हुए जो कुछ पार्ट को कम किया जा सकता है, जैसे स्कूल्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या और भी कहीं पे, तो उनके जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं या मालिक हैं, उनसे बात करके कुछ फी में रियायत दिलाया जा सकता है, जिससे कि उनके बच्चे का, जिनका नौकरी चला गया है, तो उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई आसानी से हो। साथ ही साथ कुछ लोन कम रेट पे, सब्सिडी रेट पे अगर मुहैया कराया जाए तो इससे आर्थिक जो क्षति हुआ है उसको कुछ हद तक भरपाई किया जा सकता है। 100% तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक 50% 40% भी भरपाई किया जा सकता है। तभी जाके मार्केट में एक फ्लो भी आएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी हो चुकी है, नौकरी जा चुका है, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से, खाना कैसे खिलाएंगे, ये एक मुश्किल है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना होगा, कुछ लोन प्रोवाइड करके कम रेट पे, जिससे कि, या सब्सिडी रेट पे, जिससे कि लोगों के पास कुछ कैपिटल आ जाएगा और उस पैसे से वो अपना शिक्षा हो या अदर वर्क को कर पाएंगे। जी। सर अभी आपने बताया कि 15 से 20% स्टूडेंट ही आपसे जुड़ पाए हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो अब जब लेट सेशन हो जाएगा तो आप लोग इसको कैसे कवर करेंगे? या जो स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं होंगे कि एक बार में सब कुछ समझ जाएं, तो उनको कैसे आप लोग करेंगे मैनेज? कई बार दिक्कतें ऐसी आती हैं कि अच्छा 6 महीना बीत गया है या 4 महीना बीत गया है, तो गार्जियन कहते हैं कि अब 6 महीने के लिए क्या तुम्हारा नाम लिखाएंगे वहां पे। ऐसे स्टूडेंट्स की के लिए क्या विकल्प होगा फिर? देखिए पढ़ाई ऐसे में तो तो 6 महीना स्टूडेंट्स का। बचे। जी 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 जी, जी जी। पढ़ाई तो मान लीजिए 6 महीना बचे या 4 महीना बचे, तो हम लोगों के पास इसका विकल्प है। जो हम लोग जैसे जहाँ पे 3 घंटे की पढ़ाई कराते थे, वहाँ 5 घंटे की पढ़ाई कराएंगे, 4 घंटे की पढ़ाई कराएंगे। थोड़ा बच्चों को भी मोटिवेट करना होगा, थोड़ा टीचर को भी मोटिवेट होना होगा, और थोड़ा मेहनत करनी होगी, गार्जियन को भी मेहनत करने होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर समय बढ़ाया जाए,
मोटिवेशन भी बढ़ाया जाए तो बच्चे भी पढ़ेंगे, और जो 8 महीने का सिलेबस था, 10 महीने का सिलेबस था, तो 5 महीने 6 महीने में भी किया जा सकता है। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है, गवर्नमेंट ने भी किया है, कुछ सिलेबस को कम कर देता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिलेबस को कम नहीं किया जाता है, वो तो 11 12 का 10th का जो है सिलेबस जो है थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है, लेकिन उससे उसका कंपटीशन का लेवल तो कम नहीं होगा। तो इसमें बच्चों को भी और टीचर्स को भी एंड पेरेंट्स को भी मेहनत को अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। जो हम 4 घंटे पढ़ते थे तो हम 6 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, और टीचर भी जो 4 घंटे 3 घंटे पढ़ाते थे उनको 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे पढ़ाने होंगे। तो थोड़ा सा मेहनत सबको मिलकर करना होगा, इसी से ही भरपाई हम लोग कर पाएंगे। और जो गार्जियन ये सोचते हैं कि अब 4 महीने बचा है, 6 महीने बचा है, तो चलो अब इस साल क्या कराएंगे, अगले साल कराएंगे, तो देखिए उनको नुकसान होगा। भले ही 4 महीना बचा है, लेकिन पूरी सिलेबस को 4 महीने में भी कराया जा सकता है मेहनत करके। तो इसीलिए गार्जियंस को थोड़ा सा समझना होगा और उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि उनका और भी नुकसान हो जाएगा। और 4 महीने बच्चे की 6 महीने बच्चे, उस 4-6 महीने में भी पूरे साल भर के कोर्स को कराया जा सकता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जी गरिमा। सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस लाइव के जरिए जो गार्जियंस हैं उनके मन के मिथक भी टूटेंगे। आपकी लाइफ की जर्नी जो सर मैं अब तक जानती थी और जो अब आपके मुंह से मैंने जाना है, तो जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप कितना मेहनत करके कितने कम स्तर से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। या हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आप बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब बिहार के अक्सर स्टूडेंट से होता क्या मेरा है कि जी, अक्सर होता है क्या कि बिहार के बाहर जब हम लोग जाते हैं तो बिहारी कह के ही यहाँ के बच्चों को चिढ़ाया जाता है और उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गलत रास्ता अपना लेते हैं या घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे छात्रों के लिए आपका क्या संदेश होगा? जी जी, आपका 2 क्वेश्चंस हैं। पहले तो बिहार के बच्चे के लिए मेरा संदेश क्या होगा, दूसरा है जो बाहर अगर जाते हैं तो बिहारी का के देखिए, बिहारी को गाली नहीं समझना है, हमारी पहचान है बिहारी। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, तो बिहार और हमारा जो बच्चा है बिहार का बहुत ही मेधावी है, बस उन्हें कुछ गाइडलाइन और सही डायरेक्शन चुनने की आवश्यकता है। तो सही डायरेक्शन कौन देगा? तो सही डायरेक्शन टीचर दे सकते हैं, उनके अभिभावक दे सकते हैं, पेरेंट्स देंगे, और अगल-बगल के एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को पहचान करके, जो कि ये बच्चा अगर देखिए बहुत सारा होता है क्या है, बहुत सारे गार्जियन इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि इन बच्चों के लिए कैरियर क्या होगा। अब पुराने जमाने के हिसाब से चलते हैं तो बस 2 ही चीज़ समझते थे कि साइंस है, तो मेडिकल होगा, नहीं तो इंजीनियरिंग होगा, नहीं तो बीपीएससी, यूपीएससी करेंगे। जबकि अभी बहुत सारा ऐसा कोर्सेज़ हैं, चाहे वो साइंस हो जाए, आर्ट्स हो जाए, कॉमर्स हो जाए, तो ये सब सेगमेंट में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हर फील्ड में। चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, उसमें ब्राइट फ्यूचर है, कॉमर्स के फील्ड में स्कोप की कमी नहीं है, फिर आर्ट्स के फील्ड में स्कोप की कमी नहीं है। बच्चे को अपना पहचान करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में उनका इंटरेस्ट है, और उसको फिर पहचान करने के लिए गार्जियन गाइडलाइन देंगे, गार्जियन गाइड करेंगे, या फिर उनके टीचर जो है जहाँ वो पढ़ते हैं वो गाइडलाइन करेंगे, या फिर कैरियर काउंसलिंग होती है तो वो गाइड देंगे, गाइड करेंगे, तो अच्छे मुकाम पे या अच्छे सही सही डायरेक्शन पे बच्चे अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट करेगा और उसी दिशा निर्देश पे आगे बढ़ेगा, तो सफलता ज्यादा मिलेगी। आज या पहले का भी देखिएगा तो बिहार के बच्चे चाहे आईआईटी हो या यूपीएससी हो या फिर अदर किसी भी मेडिकल हो या किसी भी फील्ड में, तो बिहार के बच्चे चाहे वो कोई से कोई फील्ड ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, किसी में हर बच्चे में मेधा में बहुत टैलेंटेड है। और सब फील्ड में चाहे वो यूपीएससी का हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, पोस्ट पे बिहार के बच्चे, बिहार के लोग मौजूद हैं। तो आजकल जो हमारा बच्चे को देख रहे हैं कि कुछ बच्चे भटकते भी हैं सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण, या कुछ बच्चे का ऐसा है, देखिए हर बच्चा का अपना जो होता है इंटेलिजेंसी अलग अलग होता है, हर बच्चा का टैलेंट अलग अलग होता है। किसी को स्पोर्ट्स में मन लगता है तो वो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, किसी को मैथ्स में मन लगता है तो वो मैथ्स की ओर बढ़े, किसी को कॉमर्स में मन लगता है तो वो कॉमर्स की ओर बढ़े, किसी को आर्ट्स में मन है तो आर्ट्स में बढ़े। तो ये स्किल सीखने के बाद जो है बच्चे अच्छा करेंगे अपने फील्ड में, और उसको फिर बिहारी गाली नहीं रहेगा। देखिए अब जैसे कि अभी ही कोर्स है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम नौकरी ही करें, पढ़ लिख के केवल नौकरी करना ही एक विकल्प नहीं है कि हम जॉब लें, चाहे सरकारी या प्राइवेट, हम जॉब ही करें। हम खुद का उद्यम
बन के उद्यमी कर सकते हैं, रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे जो 9th-10th में पढ़ते हैं या 11th-12th में पढ़ते हैं, वो कुछ ऐसा कोर्स कर ले जिससे कि लोकल लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, वो रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं बड़े लेवल पे और 100, 25, 50,000, 500, 2,000 लाखों लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो इस मेंटालिटी से अगर आगे बिहार का बच्चा सोचता है कि हम जॉब देने के लिए बने हैं, जॉब लेने के लिए नहीं, तो बिहार के बच्चे भी बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पे देखता मैं क्या हूँ कि केवल सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा रह जाता है। 30 साल, 35 साल, 36 साल, 40 साल एज हो जाते हैं और नौकरी के पीछे। तो केवल नौकरी ही हमारे पास ऑप्शन थोड़ी है, हम रोजगार करेंगे और रोजगार करेंगे तो वहां से हमारे पास पैसे भी आएंगे और दूसरे को हम जॉब भी देंगे। तो इस तरीके से मेरा बच्चों से यही आग्रह रहेगा कि सारे बच्चे अपने हिसाब से सोचिए, आपको लाइफ में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे हैं, कौन सा रास्ता आपका अच्छा है, गाइडलाइन लीजिए, टीचर से लीजिए, बड़ों अपने घर में पेरेंट्स से लीजिए, किसी काउंसलर से मिलिए और फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। जी गरिमा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं जिससे कि हमारे स्टूडेंट भी और हमारे गार्जियन भी जो हैं मोटिवेट होंगे और एक सही दिशा मिलेगा हमारे समाज को। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये लाइव जो है हमारे समाज में एक सार्थक संदेश देगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल कहें। थैंक यू गरिमा और उसके मुझे बाद भी हम लोग अच्छा सर लगा। लाइव को यहीं पे विराम देंगे। जी जी जी, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों तक, बच्चों तक या गार्जियन तक हमारी बात को आपने पहुंचाया। तो अब सबसे पहले आपको भी धन्यवाद और आगे भी कभी भी किसी बच्चे को अगर जरूरत हो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जरूर जरूर थैंक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। दरअसल हमारे तरफ बारिश का मौसम हो गया है, बारिश का समय हो गया है तो नेटवर्क अब परेशान कर रहा है। तो लाइव को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे थैंक किसी लाइव में किसी और दिन। श्योर ठीक है श्योर। सर। थैंक यू।